श्री सुरेश कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में जो नियम 130 के अंतर्गत बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा लाई गई है, इस पर बोलने के लिए मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है और विपक्ष की तरफ से आया है, लेकिन हमें बड़ी निराशा हो रही है और बड़ा दुख हो रहा है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा इस माननीय सदन में रखा गया और आज विपक्ष जो है वो नदारद है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा जो विपक्ष है वो प्रदेश की जनता के प्रति कितना संवेदनशील है और इस सदन में जो महत्वपूर्ण जो ये चर्चा लाए हैं, उस सदन को स्वयं लाने के बाद स्वयं गायब हैं। ये बड़ा निंदनीय विषय है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष इस प्रदेश के अंदर एक बड़ी त्रासदी आई और उस त्रासदी ने प्रदेश के कई परिवारों को उजाड़ा, कई जानें चली गई, पशुधन का नुकसान हुआ, जमीनें बह गई और ये पूरा प्रदेश बड़े संकट में घिर गया। लेकिन जितनी सूझबूझ के साथ, जितनी होशियारी के साथ हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस त्रासदी को संभाला, ये एक बड़ा प्रशंसा भरा कार्य है। और इस कार्य की प्रशंसा न केवल विभिन्न संस्थाओं ने की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं ने की, जिनमें नीति आयोग था, हमारा वर्ल्ड बैंक था और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी थे, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस त्रासदी से इस प्रदेश को बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ उभारा है। आज इस त्रासदी पे जब दूसरी बार चर्चा आई तो हमें ये मालूम हुआ कि पिछले वर्ष जब प्रस्ताव लाया गया था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे विपक्ष के साथियों ने बहिष्कार किया था और इस वक्त भी वो नादारद हैं इस बहस से। इससे इनके इस चरित्र का पता लगाया जा सकता है कि वो ना पहले गंभीर थे और ना वो अब गंभीर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रदेश में पिछले वर्ष जो त्रासदी आई उसमें लगभग 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और प्रदेश सरकार को इसकी जब रिपोर्ट भेजी गई, आज पूरा एक वर्ष हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई सहायता जो है इस प्रदेश को नहीं मिल पाई है। अपने सूक्ष्म साधनों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को 4500 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज दिया, जिसकी वजह से प्रदेश के लाखों परिवारों को उबारने का काम जो है हमारी सरकार ने किया। मैं पूरे प्रदेश के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान इस भारी बाढ़ के अंदर हुआ और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से भी वहां पे गए और सारे नुकसान का जायजा लिया और लोगों के दुख दर्द को उन्होंने बांटा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 मकान जो थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे और 190 जो मकान थे वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 8 परिवारों को 7-7 लाख रुपए के हिसाब से इस वक्त तक 46,58,000 रुपए की जो राशि है वो अदा कर दी गई है और 9,50,000 रुपए अभी उनको देना बाकी है, क्योंकि उनमें से एक जो परिवार था उसका घर वन भूमि में था और जब घर वो गिर गया तो फॉरेस्ट वालों ने उसको दोबारा उस जमीन पे घर बनाने की अनुमति नहीं दी। वो पैसा अभी पड़ा है और बाकी के जो 7 जो प्रभावित परिवार हैं उनको लगभग पैसा मिल चुका है। किसी का 30,000 बचता है, किसी का 20,000 बचता है, बहुत थोड़ी राशि उनकी बची है और वो कंप्लीशन का जब सर्टिफिकेट उनका यूसी आ जाएगा तो वो पैसा भी उनको दे दिया जाएगा। इसी के साथ जो 190 आंशिक रूप से प्रभावित परिवार थे उनको भी हमारी सरकार ने 1,90,00,000 की जो राशि है वो वितरित कर दी गई है और लोगों का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी गई है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में
कई ऐसे कार्य अभी रह गए हैं, बहुत सारे ऐसे काम रह गए हैं, बहुत सारे ऐसे मकान भी रह गए हैं जिनकी असेसमेंट जो है वो बाद में नहीं हो पाई, पटवारी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेरा ये निवेदन रहेगा कि उन परिवारों को भी इसमें शामिल करें और इस योजना को और थोड़ा समय देके बढ़ाया जाए और पटवारी जो है गांव-गांव जाके उसकी रिपोर्ट लें, ताकि जो लोग रह गए हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको भी मुआवजा मिल सके। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 बड़ी खड्डे हैं जो प्लेन एरिया में हैं और जब प्लेन में पानी आता है तो वो ज्यादा तबाही मचाता है। तो इसी तरीके से जो शीर खड्ड मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है, सुनैल खड्ड पड़ती है, चैंत खड्ड पड़ती है और कुणा खड्ड पड़ती है। और इनमें जब पूरे पहाड़ों से उतर के पानी आता है तो वो विकराल रूप धारण करता है और लोगों की जमीन को नुकसान पहुंचाता है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाता है। मेरा ये सरकार से अनुरोध रहेगा और ये सुझाव रहेगा कि इन खड्डों का अगर तटीकरण किया जाए तो लोगों के जान माल की जो रक्षा है हम उसको कर सकते हैं। इसके लिए विभाग के पास डीपीआर भी तैयार की गई है 2 खड्डों की, सुनैल खड्ड, चैंत खड्ड और सीर खड्ड का मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था कि सीर खड्ड का भी बड़े बरसों से जो है वो मामला लंबित पड़ा है, उसका जो चैनलाइजेशन का कार्य है उसको भी किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सीर खड्ड की मैं बात बताना चाहता हूं, उसका 157 करोड़ रुपए का जो बजट के लिए जो डीपीआर बनी थी और उसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने रखा था और आज उस फाउंडेशन स्टोन की ये हालत हो गई है कि इधर भी पानी है और उधर भी पानी है और फाउंडेशन स्टोन बीच खड्ड के खड़ा है और सब लोग आते जाते देखते हैं और प्रेम कुमार धूमल जी का वो जो वहां पे पट्टिका लगी है उसको सब देखते हैं। उसमें पैसे का प्रावधान करवाया जाए और सीर खड्ड का जो चैनलाइजेशन है उसको किया जाए ताकि बड़ी त्रासदी से बचा जा सके। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के जो हमारे साथी हैं वो तरह तरह के दोषारोपण यहाँ पे करके गए हैं। मेरे साथ जो लगता विधानसभा क्षेत्र है वो सरका घाट है। सरका घाट के विधायक माननीय दिलीप जी अभी है नहीं, मैं उनकी भी 130 के ऊपर जब चर्चा चल रही थी उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने सारे रोड गिना दिए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सारे रोड बंद पड़े हैं। मैं वास्तविकता आपको बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य यहाँ पे हाजिर नहीं है, जिन रोडों की वो बात ले रहे हैं, जिस रोड का उन्होंने खासकर जो जिक्र किया था वो पटड़ी घाट से चौक का रोड था। मैं अध्यक्ष महोदय उसकी सच्चाई बताना चाहता हूं, वो रोड बिल्कुल चालू है और पिछला चुनाव जब चल रहा था लोकसभा का तो यही दिलीप कुमार जी कंगना रनौत की गाड़ी में उसी रोड से जाते हुए मैंने देखे थे। ये झूठ बोलना छोड़ें और अपने क्षेत्र की जो वास्तविकता है वो सदन में रखें। इस तरह से ये विपक्ष जो है झूठे आरोप लगा के हमारी सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस आपदा के मौके पे हमें एक बड़ी और मानव जनित जो आपदा है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। उसमें जो NH 70 है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से होके गुजरता है और उसको बनते बनते 4 साल हो गए हैं। 1920 में वो बनना शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो रोड जो है वो बन नहीं पाया है और उसमें पहाड़ियां काटी गई हैं और लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। जब भारी बारिश पिछले वर्ष हुई तो डंगे गिर गए, लोगों के मकान गिर गए, गौशालाएं गिर गई और बहुत बड़ा नुकसान उस वक्त हुआ, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया और मोर्थ की तरफ से कोई कंपनसेशन उन लोगों को नहीं दिया गया। हमने व्यक्तिगत तौर पे लोगों को तरपाल बांटे और लोगों की सहायता की और सरकार की तरफ से भी जो सहायता हो सकती थी वो की। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो रोड बनने के वजह से जो लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, लोगों की गौशालाओं को नुकसान हुआ है, रास्तों को नुकसान हुआ है, लोगों के जो घर हैं वो ढांग के ऊपर टांगे हैं, उसका मुआवजा जो है वो उस संबंधित कंपनी से लिया जाए जो वहां पे कार्य कर रही है और लंबे समय से वो कार्य हो रहा है और उसका अंत नहीं हो रहा है कि कब वो काम होगा। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने यहाँ पे पिछले दिनों ये तो
त्रासदी की बात है जो प्रकृति के द्वारा हुई यहाँ पे, और इसके ऊपर हम सबको गहन चिंतन करने की आवश्यकता है और एक ठोस नीति के साथ हमें लोगों को के जो जान माल की रक्षा है वो करने की आवश्यकता है। महज हम यहाँ सदन के अंदर बहस करें और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, एक दूसरे की हम गलतियां निकालें, इससे त्रासदी का हल निकलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई त्रासदी आती है, जब भी कोई डिजास्टर होता है, तो वो कोई बता के नहीं आता। ऐसा कोई यंत्र अभी बना नहीं है कि त्रासदी का पता पहले लगा लिया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि त्रासदी होने के संकेत से पहले ही ऐसे जो उपाय हो कर लिए जाएं, ताकि कोई बाढ़ आनी हो उससे कैसे निपटा जाए, कोई बादल फटना उससे कैसे निपटा जाए, ऐसे जो है वो कार्य हमें पहले कर लेने चाहिए। एक त्रासदी का जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ सदन के अंदर हुआ, मैं भी उसमें शामिल होते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये त्रासदी भगवान के द्वारा यहाँ पे जो थी वो हुई है, और एक त्रासदी विपक्ष के द्वारा भी इस प्रदेश के अंदर जो है वो खड़ी की गई, और वो त्रासदी थी इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके, खरीदो फरोख्त करके वो इस सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, इस सरकार को गिराना चाहते थे और इस प्रदेश के अंदर भय का माहौल पैदा करना चाहते थे। और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हमारी सरकार पिछले दिनों संकट से गुजर रही थी, तो उस वक्त विपक्ष के नेता माननीय जयराम ठाकुर जी ने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहा था कि अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता था। मैं अध्यक्ष महोदय ये धन्यवाद करना चाहता हूं, भगवान का भी और आपका भी। हमारी सरकार को भगवान ने भी बचाया और अध्यक्ष महोदय आपने भी बचाया, और जयराम ठाकुर जी ने जो दो हाथ खड़े करके कहा था, भगवान ने हमारी बात सुनी और हमारी सरकार जो है वो बची, और उसके बावजूद हमारी सरकार दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ आज इस सदन के अंदर बैठी हुई है। ये इसमें भगवान का भी साथ है और अध्यक्ष महोदय आपकी सूझबूझ और आपका जो निर्णय था उसका भी साथ है। और आप सही कह रहे हैं कि वो उस वक्त भी भटक रहे थे और आज भी भटक रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, ना उनको प्रदेश की जनता सुन रही है, ना उनको देश की जनता सुन रही है, ना उनको अपनी पार्टी सुन रही है। इसलिए वो जगह जगह भटक रहे हैं और इस हताशा के माहौल के अंदर कभी बायकॉट कर रहे हैं, कभी अध्यक्ष महोदय के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं। उनको पूरा प्रदेश जो है वो देख रहा है और प्रदेश जो है उनको कभी माफ नहीं करेगा। इतने गंभीर मुद्दे इस सदन में आए हुए हैं और उन गंभीर मुद्दों से विपक्ष नदारद है। 130 का मुद्दा वो लेके आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वो लेके आए हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जो हैं वो भाग रहे हैं चर्चा से। इन बातों का जो है वो आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता माननीय अध्यक्ष महोदय है। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी ये बात इस सदन में उठी है, सार्थक बात ये होती कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं अगर ये गंभीर होते इस चर्चा में और उनको चिंता होती प्रदेश की जनता की और उनको चिंता होती जो इतनी बड़ी त्रासदी पिछले दिनों इस प्रदेश के अंदर आई है, तो उनका ये कर्तव्य बनता था वो यहाँ पे बहस भी करते और जाकर जो नुकसान इस प्रदेश को हुआ है उसके लिए वो केंद्र सरकार के पास खड़े होते और कहते कि हमारे प्रदेश की जनता जो है वो बहुत नुकसान में है, हमारी प्रदेश की जनता का बहुत नुकसान हुआ है, जो भरपाई उनकी करनी है उसके लिए आप केंद्र से हमें सहायता दो। अगर ऐसा कार्य ये करते तो प्रदेश की जनता भी इनकी प्रशंसा करती और देश की जनता भी इनकी प्रशंसा करती। लेकिन जिस तरीके से आज ये सदन को छोड़ के भाग रहे हैं और खुद चर्चा लाके खुद अब्सेंट रह रहे हैं, इससे इनकी गंभीरता को पूरा प्रदेश देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस ये जो हमारी यहाँ के त्रासदी आई है इस प्रदेश में, इसके लिए हमें कई तरह के उपाय करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं
अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं, अब बारिश कम हो रही है और बादल फटने की घटनाएं ज्यादा हो रही है। इसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है और ऐसे यंत्र यहां लगाने की आवश्यकता है, जिससे ऐसी तकनीक को लाने की आवश्यकता है जिससे हमें बादल फटने से पहले पता चल सके और लोगों को सचेत किया जा सके और उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। दूसरी बात, हमारी जो सड़कें बन रही हैं, बहुत सारी सड़कें गांवों में ऐसी हैं, उन सड़कों में जब बरसात होती है तो पानी को निकलने के लिए नालियां नहीं बनी हुई हैं और पानी एकदम से इकट्ठा होता है और फिर वो जमीन को बहा के ले जाता है। उससे भी हमारे इस लोगों को बहुत नुकसान होता है। तो हमें ये चाहिए कि जो गांव की सड़कें हैं उनकी नालियां भी ठीक बने, ताकि पानी का जो रास्ता है वो नहीं रुकना चाहिए। एक मेरे अपने अनुभव के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी सड़कें हैं उनमें जो टेलीफोन की तारें बिछाने के लिए जब खुदाई की जाती है, उससे भी बार बार खुदाई करने से जमीन जो है कच्ची होती है और जब बरसात होती है तो फिर उसमें पानी जमा होता है और पानी जमा होने के बाद फिर वहां पे सड़क भी चली जाती है और भूमि कटाव होता है। तो ऐसी तकनीक बनाई जाए और जो हमारे टेलीफोन विभाग के लोग हैं उनको कोई ऐसा तरीका बनाया जाए ताकि एक परमानेंट ट्रेंच हो, उसी में सारे डालें। एक बार बीएसएनएल वाले आ रहे हैं, दूसरी बार एयरटेल वाले आ रहे हैं, तीसरी बार जियो वाले आ रहे हैं, तो सब उसी जगह को बार बार खोद रहे हैं। तो कोई ऐसी टेक्निक बनाई जाए कि एक ही खुदाई करे और उसी में सबकी जो है वो तारें जाएं, ताकि बार बार जो है वो सड़क को न छेड़ा जाए। तो इस तरीके के उपाय अगर हम करेंगे तो हम आने वाली ऐसी त्रासदी से हम बच सकेंगे। मैं माननीय सदन से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले वर्ष हमने प्रस्ताव रखा था कि प्रदेश के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम केंद्र सरकार को लिखें, माननीय सदन इस बार भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए भी केंद्र को लिखा जाए और केंद्र से हमारे को जो सहायता मिलनी है वो सहायता मिलनी चाहिए। वो हमारे प्रदेश के लोगों का हक है, वो हक हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए और हमारे विपक्ष के जो भाई हैं उनको भी हमारे साथ इसके लिए चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश का मुद्दा है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, ये किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता का मुद्दा है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।